Bawas na mga sagutan. Ay. Bawas na mga sagutan भेड़ू. So हमने जो बात की थी लास्ट टाइम, वो हमने बात की थी ये जो डिफरेंट 14 प्रिंसिपल्स थे उनके बारे में बात की थी। सभी बच्चे अपना माइक्रोफोन म्यूट कर दें। तो लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर में बात की थी वो हमने बात की थी फेयोल्स प्रिंसिपल के जो 14 प्रिंसिपल्स थे फेयोल के, उनके बारे में हमने बात की थी। हमने उनके बारे में एक डिस्क्रिप्शन लिया था कि क्या क्या होते हैं वो, उनके बारे में जस्ट एक लाइन फ्रेम लाइन ली थी हमने। आज हम बात करेंगे एक एक करके सारे प्रिंसिपल्स के बारे में अलग अलग से, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो आपका है डिवीजन ऑफ वर्क। कौन सा है? डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि हर जो भी जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स हम उनको क्या करें, उनके एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग हम उसको जो भी काम है उसको हम डिवाइड कर दें, ठीक है। इन प्रैक्टिस एम्प्लॉयज आर स्पेशलाइज्ड इन डिफरेंट एरियाज एंड दे हैव डिफरेंट स्किल्स. Different levels of expertise can be distinguished within the knowledge areas from generalist to specialist. Personal and professional developments support this. According to Henry Fayol, specialization promotes efficiency of the workforce and increased productivity. In addition, the specialization of the workforce increases their accuracy and speed. ठीक है, मीन्स अल्टीमेटली क्या बात है कि जितना भी काम है उसको आप डिवाइड करोगे, किसके अकॉर्डिंग डिवाइड करोगे? अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। अकॉर्डिंग टू स्किल्स, स्किल्स का मतलब ये है कि आप किस चीज के अंदर आपका एक्सपर्टाइज अच्छा है, आप किस चीज के अंदर ज्यादा एक्सपर्ट हैं, उस काम को ही उसको सौंपा जाए। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कि जैसे मैं मैकेनिकल का लेक्चर हूँ, यदि मुझे इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट दे दिया जाएगा पढ़ाने के लिए, मैं पढ़ा तो दूंगा बट मैं उतनी एफिशिएंसी से नहीं पढ़ा पाऊंगा, राइट। और इलेक्ट्रिकल वालों को यदि मैकेनिकल का सब्जेक्ट दे दिया जाएगा तो वो उसको उतनी एफिशिएंसी से नहीं पढ़ा पाएंगे। अब जब मैकेनिकल वालों को मैकेनिकल लेक्चर दे रहे हैं तो इज गुड इनफ इन टीचिंग, मतलब वो उसको बहुत अच्छी एफिशिएंसी से पढ़ा पाएगा। मींस जो उसके स्किल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप उससे काम करवा सकते हो। कोई वॉलीबॉल का अच्छा प्लेयर है, उससे बास्केटबॉल खिलवा लो तो इतना अच्छा नहीं खेल पाएगा, राइट। सो जैसा आपके स्किल्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसका काम करवाना चाहिए। तो यही है आपका डिवीजन ऑफ वर्क। इससे क्या होगा, यदि उसके स्किल के अकॉर्डिंग काम दिया जाएगा तो जो प्रोडक्टिविटी है वो आपकी इंक्रीज हो पाएगी। नाउ नेक्स्ट वन इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जो मैंने आपको बात बताई थी कि जो सीनियर होता है वो आपकी अथॉरिटी होता है और जो जूनियर होता है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, राइट। सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर नहीं आ रही आवाज को? हेलो, यस सर। आवाज क्लियर है मेरी? यस सर। ओके, फिर माइक्रोफोन म्यूट कर दें आप, कंटिन्यू। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जो सीनियर हैं आपके वो आपके अथॉरिटी हैं और आप यदि उनके जूनियर हैं तो आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यदि आपसे भी जूनियर कोई है तो आप उस जूनियर के तो अथॉरिटी हो गए और आपका जो जूनियर है वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, राइट। सो चीजें क्या है कि इन चीजों के अंदर डिवाइड हो जानी चाहिए, एक ऑर्डर होता है काम करने का। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होनी चाहिए कि कौन सीनियर है और कौन जूनियर है, कौन किसका ऑर्डर फॉलो करेगा, राइट। सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी क्लियर। In order to get things done in an organization, management has the authority to give orders to the employee. Management के पास एक authority होती है कि वो अपने employees को order दे सकती है, right? Of course, with this authority comes responsibility. So जो order देता है वो तो authority होगी और जिसको order दिया जाता है वो आपकी responsibility होगी। According to Henry Fayol, accompanying power or authority gives the management the right to give orders to the subordinates. Means यदि आप authority हो तो आपको authority के basis पे आपको क्या है कि ये पावर मिल जाते हैं कि आप अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर दे सकते हो और वो उस चीज के लिए मना नहीं कर सकता। द रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी ट्रेस्ड बैक फ्रॉम परफॉर्मेंस एंड इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू मेक एग्रीमेंट्स अबाउट दिस। मींस और उसके बाद में क्या है कि आपने जो सबऑर्डिनेट को आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको जो ऑर्डर दिए हैं उसके बाद में क्या करोगे आप, उसके बाद में आप ये परफॉर्म करोगे, देखोगे कि हाँ जो आपने उसको काम दिया है, जिस तरीके से काम दिया है, ही इज डूइंग वेल और नॉट, कि वो उसको अच्छे से काम को निभा पा रहा है या फिर नहीं निभा पा रहा, राइट। सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दो चीजें हैं वो एक साथ चलती हैं, ऐसे नहीं है कि अलग अलग चल पा रही, राइट। नाउ द थर्ड वन इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? डिसिप्लिन का मालूम है कि भी हर जगह डिसिप्लिन होना ही चाहिए। दिस थर्ड प्रिंसिपल ऑफ द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज अबाउट ओबीडियंस. It is often a part of the core values of mission statement and vision in the form of good conduct and respectful interaction. मीन्स क्या है कि डिसिप्लिन आपका हर जगह होना चाहिए। यदि डिसिप्लिन रहेगा तो डेफिनेटली आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका तरक्की करेगा, काम करेगा, वहां पे जो जितने भी काम है वो आपके क्या करेंगे, वो आपके एक इजी गोइंग काम वहां से हो पाएंगे, सब कुछ बहुत ही फ्लो में चलेगा।
The management principle is essential and it is seen as the oil to make engine of an organization run smoothly. जैसे मैंने बताया कि क्या एज एन ऑयल लुब्रिकेंट का काम करता है, यदि वहां पर डिसिप्लिन है तो क्या होगा, आपके जो काम है, जितना भी आपका मैनेजमेंट है, जितने भी आपके वर्कर्स हैं, वो सब क्या बहुत स्मूथली काम करेंगे, प्रॉपर तरीके से काम करेंगे. देन वी हैव द यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये है कि हर एक एम्प्लॉय, यूनिटी का मतलब होता है एक, यूनिटी का मतलब क्या होता है एक, और यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये है कि हर एक एम्प्लॉय क्या है को ऑर्डर देने वाला भी एक ही होना चाहिए. मतलब उसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एम्प्लॉय है, उसको दो लोग ऑर्डर दे रहे हैं, एक ही काम के लिए दो डिफरेंट ऑर्डर मिल रहे हैं, तो क्या होगा, ही माइट बी कंफ्यूज, ही मे बी कंफ्यूज कि किसकी बात मानूं किसकी नहीं मानूं, एक की बात मान ले दूसरा नाराज हो सकता है, राइट. सो जो कमांड देने वाला या फिर जो ऑर्डर देने वाला है वो कितना एक ही होना चाहिए एक के ऊपर, ठीक है, जिसकी बात वो सुन सके और उसी को वापस वो रिपोर्ट कर सके. द मैनेजमेंट प्रिंसिपल यूनिटी ऑफ कमांड means that an individual employee should receive orders from one manager and that the employee is answerable to that manager. Means एक से ही वो अपने मैनेजर से ही अपने क्या ले, वो वहां से ऑर्डर्स ले और उसी को वापस वो जवाब भी देगा, आंसर भी उसी को करेगा, मतलब उसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी वाली बात कर रहे हैं. इफ टास्क एंड रिलेटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर गिवन टू द एम्प्लॉय बाय मोर देन वन मैनेजर, दिस मे लीड टू कंफ्यूजन व्हिच मे लीड टू पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट फॉर एम्प्लॉयज. तो जैसे मैंने आपके एग्जांपल के तौर पे लिया था कि मान लो एक एम्प्लॉय को दो डिफरेंट मैनेजर्स हैं, दो डिफरेंट मैनेजर्स यदि उसको कमांड्स देते हैं या फिर ऑर्डर्स देते हैं तो क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, चांसेस हैं कि उनमें कुछ ना कुछ मनमुटाव या मतभेद हो जाए. वो इसलिए कि यदि जो एम्प्लॉय है वो एक के हिसाब से काम करेगा तो दूसरा नाराज हो सकता है, और दूसरे के हिसाब से काम करेगा तो पहला नाराज, क्योंकि सबका काम करने का अलग अलग तरीका होता है, राइट. सो इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये है कि एक आदमी को एक ही लोग कमांड दिया जाए, जिससे कि उसकी जो मिस्टेक होने के या फिर जो मतभेद होने के चांसेस कम रहे. Then we have the unity of direction. This management principle of the 14 principles of management is all about focus and unity. All employees deliver the same activities that can be linked to the same objective. Means जितने भी employees हैं वो सारे के सारे एक ही कॉमन गोल, कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेंगे. और कॉमन गोल और कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो कंपनी का एम है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन का एम है, जो फर्म का एम है, जो ऑब्जेक्टिव है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए सब लोग काम करेंगे. जैसे इंडस्ट्री की बात करते हैं तो वहां पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, राइट. अपन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं तो वहां पे क्या है कि बहुत बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाए, मैक्सिमम क्लासेस हो और जो रिजल्ट है वो अच्छे से अच्छा रहे. तो ये कॉमन ऑब्जेक्टिव हो गया. तो सारे के सारे लोग क्या उस एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए काम करें, उसी एक डायरेक्शन के अंदर, एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर काम करें. All activities must be carried out by one group that forms a team. These activities must be described in a plan of action. The manager is ultimately responsible for this plan and the monitors the progress of defined and planned activities. क्या है कि जो चीजें हैं वो कैसे होंगी कि वो अपने जितने भी काम है वो करेंगे, और आपने ग्रुप्स बना दिए, ग्रुप्स बनाने के बाद में क्या हुआ, उसके ऊपर एक मैनेजर को हेड बना दिया जो कि उसके अंदर जितने भी लोग हैं सबके काम देखेगा, ठीक है. Then it focus on the area of efforts made by the employees and coordination. और ये क्या है, जितने भी employees हैं उनके अंदर coordination का भी काम करता है कि सब एक coordinate होके काम करें, right? So this is unity of direction means एक ही जो common goal है उसके लिए काम करेंगे. Then subordination of individual interest. There are always all kinds of interests in an organization. In order to have an organization function well, Henry Fayol indicated that personal interests are subordinate to the interest of the organization. Means क्या होता है कि जैसे employees हैं, जैसे मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपका खुद का एक पर्सनल इंटरेस्ट होगा, राइट. खुद आपके कुछ इंटरेस्ट होंगे पर्सनल, लेकिन जो आपके पर्सनल इंटरेस्ट हैं वो प्राइमरी नहीं होने चाहिए इन एन इंडस्ट्री. सबसे पहले जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो प्रेफरेंस दी जाएगी जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल्स हैं, जो उनके एम्स हैं, उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको हम सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे. उसके बाद में आपके जो कॉमन इंटरेस्ट हैं या फिर जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं उनको उसके बाद में हम प्रेफरेंस दिया जाएगा. ऐसा नहीं है कि जो इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को आप ज्यादा वहां प्रेफरेंस दे रहे, नहीं. सबसे पहले क्या कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव गोल्स हैं उनके ऊपर आप प्रेफरेंस देंगे. देन रिम्यूनरेशन. रिम्यूनरेशन का मतलब ये है कि जो आप इंसेंटिव्स देते हैं उसको बोलते हैं रिम्यूनरेशन. मोटिवेशन एंड प्रोडक्टिविटी आर क्लोज टू वन अनदर as far as smooth running of the organization is concerned. This management principle of the 14 principles of management argues that the remuneration should be sufficient to keep employees motivated and productive. There are two types of remuneration, namely non-monetary
एंड मॉनेटरी कॉम्पनसेशन। ठीक है, देखो क्या होता है, रिम्यूनरेशन का मतलब ये है कि आप जो इंसेंटिव्स देते हो तो उसको बोलते हैं रिम्यूनरेशन। मींस भाई इतने लोग काम कर रहे हैं, यदि वो अच्छे से काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली जब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी कुछ ना कुछ इनाम के तौर पे उनको दे, उसी चीज को बोलते हैं रिम्यूनरेशन। अब इनाम का तौर ये नहीं है कि आप दो तरह के इनाम के तौर पे हो सकते हैं, एक तो मॉनेटरी भी हो सकता है और एक हो सकता है नॉन मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी का मतलब ये है कि जैसे आपने उसका प्रमोशन कर दिया, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ा दी, उसके क्रेडिट्स आप इंक्रीज कर दिए, तो ये तो आपके नॉन मॉनेटरी। उसके अलावा जो मॉनेटरी है वो क्या है, जैसे आपने उनको कंपनसेशन दे दिया, कुछ बोनस आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ फाइनेंशियल कंपनसेशन, जो भी एज ए मनी आप उनको दे रहे हो उसको हम बोल देते हैं मॉनेटरी कंपनसेशन। सो ये चीजें क्या है, ये एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करती हैं। बहुत तरह के एम्प्लॉयज होते हैं कंपनी के अंदर, तो कुछ लोग तो काम करते हैं और कुछ लोग काम नहीं करते उतनी एफिशिएंसी से, तो जो डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग क्या है, आपको कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट देना चाहिए कि जिससे कि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से वो मोटिवेटेड रहें कि हाँ कि भाई जो उन्होंने काम किया उसके लिए उनको प्राइज मिला है, और जो लोग काम नहीं कर रहे हैं तो उनको भी एक लेसन मिले कि यदि हम भी काम करेंगे तो हमें भी कुछ एक्स्ट्रा यहाँ से मिलेगा, राइट। सो रेम्यूनरेशन बहुत जरूरी है। देन द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन। डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो जो आपका डिसीजन मेकिंग है वो प्रॉपरली बैलेंस्ड होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग का मतलब ये है कि जो भी आपके हायर अथॉरिटीज या मैनेजमेंट है या फिर अथॉरिटी जो डिसीजन बनाते हैं वो सब क्या ऐसे बनने चाहिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन को बैलेंस करके रख सके। मैनेजमेंट एंड अथॉरिटी फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मस्ट बी प्रॉपरली बैलेंस्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। दिस डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम एंड साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग इट्स हायरार्की। हायरार्की का मतलब क्या होता है, हायरार्की का मतलब ये होता है कि कौन किसके ऊपर, जो लेवल्स हैं कि सबसे नीचे मान लो पियोन है, उसके बाद में लेक्चरर्स हैं, देन एचओडी, देन प्रिंसिपल, देन असिस्टेंट डायरेक्टर, डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, राइट। ऐसे जो हायरार्की होती है उनको बोलते हैं। जैसे आपका फिटर हो गया, उसके बाद में सुपरवाइजर हो गया, जो मैनेजर हो गया, आपके बाद में जो वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट, जो भी हायरार्की, ये सब चीजें इसको हम बोलते हैं हायरार्की, राइट। सो हायरार्की मस्ट बी क्लियर। सेंट्रलाइजेशन implies the concentration of decision making authority at the top management। तो जो सेंट्रलाइजेशन है वो क्या बोलता है, वो ये कह रहा है कि जो अथॉरिटी है जिसको आप दे रहे हो, अथॉरिटी किसके पास होनी चाहिए, वो अथॉरिटी होनी चाहिए कि जो टॉप लेवल है वो आपके डिसीजंस बनाएंगे और वही सारे डिसीजंस क्या लोअर लेवल पे शेयर किए जाएंगे, मिडिल एंड लोअर लेवल के ऊपर, ठीक है। देन वी हैव द स्केलर चेन। Hierarchy presents itself in an given organization. This varies from senior management to the lowest level of organization। Means hierarchy की बात कर रहे हैं। स्केलर चेन का मतलब ये है कि जो ऊपर से नीचे की और जो डिसीजन मेकिंग है या फिर जो ऑर्डर्स फॉलो करने की बात है उसकी बात कर रहे हैं कि एक के ऊपर एक ही पर्सन हो और जो ऑर्डर है वो ऊपर के लेवल से नीचे की ओर फ्लो करना चाहिए, कि जो सबसे टॉप मैनेजमेंट के हैं वो ऑर्डर देंगे, वो अपने लोअर सबऑर्डिनेट को देंगे, वो अपने लोअर सबऑर्डिनेट को देंगे, ऐसे। हायरार्की प्रेजेंट्स इटसेल्फ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। दिस वेरीज फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट टू द लोएस्ट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। Management principles state that there should be clear line in the area of authority from top to bottom, all managers at all level। Means ultimately goal किस चीज पे दिया जा रहा है कि जो responsibilities हैं, जो authorities हैं वो clear होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वो clear होनी चाहिए, और जो orders हैं वो top management से lower management की ओर flow करेंगे। This can be seen as a type of management structure। Each employee can contact a manager or a superior in an emergency situation without challenging the hierarchy। और जो किसी को यदि कोई दिक्कत है या कुछ बोलना है, कुछ बात करनी है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, तो आपका जो इमीडिएट आपका जो अथॉरिटी है आप उससे बात करेंगे। ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्टली जाके टॉप अथॉरिटी से बात करें, नहीं, आपको क्या जो इमीडिएट आपके अथॉरिटी है आप उससे बात करेंगे। स्पेशली व्हेन इट कंसर्न्स रिपोर्ट्स अबाउट द कैलामिटीज ऑफ द इमीडिएट मैनेजर्स एंड सुपीरियर्स। देन वी हैव द ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द 14 principles of management, employees in an organization must have the right resource at their disposal so that they can function properly in an organization। In addition to the social order, this is responsibility of manager, the work environment must be safe, clean and tidy। So order का मतलब ये है कि जितने भी आपके पास जो ऑर्डर्स वगैरह मिल रहे हैं या फिर कोई प्रॉब्लम्स है, सो वो सब चीजें क्या है कि इनके ऑर्डर्स का या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सही जगह पे डिस्पोजल होना चाहिए, जिससे कि फंक्शन जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है वो ढंग से प्रॉपरली काम कर सके। जैसे कोई भी, मतलब कहने का मतलब ये है कि किसी को कोई दिक्कत आती है तो उस चीज का सॉर्ट आउट हो जानी चाहिए वो, मतलब राइट। तो इससे क्या होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक हेल्दी रहेगी और वहां पे काम होता रहेगा।
जो एनवायरनमेंट है, वर्क एनवायरनमेंट, वो बहुत सेफ, क्लीन एंड टाइडी होना चाहिए। मतलब देन इक्विटी, इक्विटी का मतलब है द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी often occurs in the core values of organization. According to Henry Fayol, employees must be treated kindly and equally. Employees must be in the right place in the organization to do things right. Managers should supervise and monitor this process, and they should treat the employees fairly and impartially. Equity का मतलब है कि उनको जितने भी employees हैं उनको आप एक सिंगल नजर से देखो। ऐसे नहीं है कि आप किसी के अंदर पार्शियलिटी कर रहे हो। पार्शियलिटी का मतलब ये है कि आप किसी एक को तो बहुत ज्यादा काम दे रहे हो और एक को काम नहीं दे रहे हो, एक को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हो और एक को ट्रीट अच्छे से नहीं कर रहे हो। सो इससे क्या होता है, इससे लोगों एम्प्लॉयज के अंदर मतभेद पैदा हो जाते हैं, राइट। उनके अंदर एक जेलस फीलिंग हो जाती है, एक नेगेटिविटी चली जाती है। सो इसीलिए इट्स बेटर कि आप सभी को एक इक्वल लेवल पे देखें, सबके आप इक्वली ट्रीट करें। देन वी हैव द स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल का मतलब ये है कि यदि कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसके दिमाग में सबसे पहली बात होती चाहिए स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि वो एम्प्लॉय यहाँ पे काम कर रहा है तो इट मींस कि वो, उसके दिमाग में होना चाहिए कि उसको फायर नहीं किया जाएगा। फायर का मतलब ये है उसको निकाला नहीं जाएगा या फिर उसका डिपार्टमेंट चेंज नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, इंसान जो एम्प्लॉयज उनके मन में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उनको वहां से फायर नहीं किया जाएगा, उनके जॉब वो स्टेबल रहेगी। This management principles or the 14 principles of management represent deployment and managing of personnel, and this should be in balance with the service that is provided from the organization. ठीक है, तो मींस वही वाली बात है कि उनकी पोजीशन है वो फ्रीक्वेंटली आप चेंज नहीं करें। जो भी एम्प्लॉयज हैं उनकी आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट भेज रहे हैं या फिर उनको निकाल रहे हैं, नहीं, उनको स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि वो वहां पे अच्छे से काम करें। देन वी हैव द इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब ये है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको भी बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। बोलने का मौका होगा मतलब ये है कि सपोज करो कोई प्रॉब्लम है तो क्या करना है, उसको शॉर्ट आउट करना है। तो शॉर्ट आउट करने के लिए ऐसा नहीं है कि भाई मैनेजमेंट लेवल के लोग सब बैठ गए, हर एम्प्लॉयज को वहां पे चांस देनी चाहिए। वो हो सकता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि भाई जो टॉप मैनेजमेंट है उसके दिमाग में चीजें नहीं है और जो रियल टाइम फ्लोर पे काम करते हैं, शॉप फ्लोर पे मजदूर काम करते हैं, उनके दिमाग में वो चीजें आ सकती हैं। तो ऐसा नहीं हो कि भाई एक लेबर क्लास के दिमाग के को कैसे आप उसको मान लें, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को अपने विचार रखने की आजादी होनी चाहिए और यदि आपको अच्छा लगे डेफिनेटली आपको उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयज हैं उनके अंदर भी एक मोटिवेशन रहेगा कि यस हमें भी यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज मिल रही हैं, राइट। सो उनको एक ये इनिशिएटिव मिलना चाहिए जिससे वो मोटिवेटेड रहें। सो उनका क्या, एम्प्लॉयज को ऐसा लगेगा कि हाँ उनका खुद का इन्वॉल्वमेंट भी है और वो इंटरेस्ट भी उनके साथ लिया जा रहा है। देन स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब क्या है, देन दिस इज द लास्ट वन, जो 14th प्रिंसिपल है कि जितने भी लोग हैं वो सब कोऑपरेट करके, मींस क्या है, एक यूनाइटेड होके कंपनी के लिए काम करे, एक साथ करे। मतलब उनके अंदर एक स्पिरिट होनी चाहिए, एक कॉर्पोरेशन की, मतलब एक साथ में काम करने की, राइट। So the management principle spirit डी कॉर्प्स or the 14 principles of management stands for striving for the involvement and unity of the employees. Means जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनकी यूनिटी के लिए, कि सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं, किसके लिए, एक कॉमन गोल। कॉमन गोल किसका, वो भी कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का, राइट, या फर्म का। सो मतलब यही बात हुई कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो यूनाइटेड हैं। मैनेजर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मोरल इन द वर्क प्लेस। और जो मैनेजर्स हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं उनको मोरली सपोर्ट करें और उनको एकदम उनका मोरल हाई होना चाहिए। Individual and in the area of communication, Spirit डी कॉर्प्स contribute to the development of the culture and creates an atmosphere of mutual trust and understanding. इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज के बीच में एक म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग बनती है। सो ये जो हमने 14 प्रिंसिपल्स बताए थे, ये 14 प्रिंसिपल्स अपन फेयोल्स प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, जो कि इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं, राइट।